Hello, dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. So guys, listen me very carefully. पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन, किस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो। आज अपन उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो है अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये मधुर गंध वाला रंगहीन द्रव पदार्थ है। अगर मैं भौतिक गुणों की बात करता हूं तो बच्चों ये भौतिक गुणों में क्या आ रहा है? रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव। ठीक है, मोस्टली बच्चों अपने को रंग, गंध, विलेयता ये चीजें बतानी होती हैं। बाद में मैं आपको सारे चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ भी पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात कर लेते हैं ये कैसे हो गए? रंगहीन मधुर गंध वाले द्रव पदार्थ हो गए। अगर मैं विलेयता की बात करूं तो ये जल में, इसे आप आंशिक विलय बोल सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही कम घुलता, मतलब क्योंकि ये जल से भारी होता है। जल से भारी होने की वजह से जल में बहुत ही कम मात्रा में विलय होगा और ये बेंजीन, ईथर, एथेनॉल जैसे कार्बनिक पदार्थों के अंदर विलय होता है। तो ये आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताओगे। इसके बाद अपन यहां बात कर लेते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। तो बच्चों जब अपन क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों की बात करें तो उसमें अपने पास अपने सिलेबस अकॉर्डिंग लगभग 9-10 इसके केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई है, इसकी रासायनिक क्रियाएं दी हुई हैं, जिनको आपको तैयार करना है। तो पहला इसमें अपन जो केमिकल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अपन ले लेते हैं जैसे ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण की जब बात आती है तो मोस्टली ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी धनायन, हाइड्रोजन, इन सब का निकलना, ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋणायन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन के बेस पर अगर अपन ऑक्सीकरण अपचयन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण में और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन जैसी प्रॉपर्टीज अपने को दी जाती है। तो यहां अगर मैं ऑक्सीकरण की बात करता हूं तो क्लोरोफॉर्म जो है ये बच्चों लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु के संपर्क में आने पर ये ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फास्जिन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो उस कंडीशन में क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर किस में कन्वर्ट होती है? फास्जिन में, जो कि एक विषैली गैस है। ठीक है, यहां मैं बात करता हूं कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आप बता सकते हो, नॉर्मल प्रॉपर्टी में भी आप उसके बारे में बता सकते हो कि क्लोरोफॉर्म को अधिक समय तक या उसे सूंघने पर बेहोशी आती है और ये फास्जिन जो विषैली गैस है, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण आप समझ गए हो कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस फास्जिन में कन्वर्ट होती है और ये आप इसकी रिएक्शन डाल दोगे। यहां मैं 2 टॉपिक और ऐड कर रहा हूं
इसी ऑक्सीकरण के अंदर, जो अपनी बुक में फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर दिए हुए हैं, वो दो गुण मैं यहां ऐड करने वाला हूं। एक तो ये कि क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की पहचान करना या जांच करना। शॉर्टली क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की पहचान कैसे करेंगे। दूसरा, क्लोरोफॉर्म का भंडारण, उसे आप सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। इन दोनों बातों के बारे में अपन यहां इन दोनों का जिक्र करेंगे, उनको अच्छे से तैयार करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की अगर मैं बात करता हूं तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मतलब उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का मतलब है ये वाले कि प्रकाश और वायु के संपर्क में आने पर ये ऑक्सीकृत होकर किस में जा रही है, विषैली गैस फास्जिन में जा रही है, और इसके साथ क्या बन रहा है, इसमें HCl बन रहा है, और इसी को अपन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म यहां मानते हैं। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में जो HCl बनता है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। सिल्वर क्लोराइड का कैसा अवक्षेप बनता है बच्चों, श्वेत अवक्षेप। गौर करना इस बात पे, ध्यान से समझना इस चीज को कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में बना HCl जो है ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर अपने को क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच करनी है तो बच्चों इजीली अपन क्या करेंगे, उस क्लोरोफॉर्म के अंदर थोड़ा सा क्या मिला देंगे, सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे, और सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अगर सफेद अवक्षेप आ जाता है तो इसका मतलब वो सफेद अवक्षेप किसका आया है, AgCl का आया है। AgCl बना है, इसका मतलब HCl बन चुका है, HCl बन चुका है, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो चुका है, वो फास्जिन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या करेंगे टेस्ट के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर अपन सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाएंगे, जिससे अगर सफेद अवक्षेप आता है तो वो क्लोरोफॉर्म आपकी अशुद्ध है, और सफेद अवक्षेप नहीं आता है तो वो क्लोरोफॉर्म आपकी शुद्ध है। तो ये चीज आप इसकी शुद्धता की जांच में लिख सकते हो। क्या लिख देंगे अपन कि दी गई क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाते हैं, यदि सफेद अवक्षेप आता है तो दी गई क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है, और सफेद अवक्षेप नहीं आता है तो दी गई क्लोरोफॉर्म शुद्ध है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है क्लोरोफॉर्म का भंडारण। आप इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसका मेन रीजन कौन है, प्रकाश और ऑक्सीजन है। तो प्रकाश से बचाने के लिए मोस्टली अपन क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को कलर, या जैसे लाल रंग की होगी, हरे रंग की होगी, मोस्टली लाल रंग की यूज करते हैं, तो उस बोतल, कांच की बोतल के अंदर उसे पूरा भरते हैं। तो देखिए बच्चों, कांच की बोतल में पूरा भरने का रीजन क्या हो गया अपने पास, ताकि इस क्लोरोफॉर्म में वायु नहीं प्रवेश कर सके। पूरी भरी हुई है तो एयर नहीं जाएगी, क्योंकि वायु ऑक्सीजन के बगैर इसका ऑक्सीडेशन होना नहीं है। कलर क्यों लिया बोतल का, ताकि प्रकाश डायरेक्टली इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, और फिर इसे अंधेरे में रख देंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति वाले स्थान पे रख देंगे। ये तो बात हुई कि इसे सुरक्षित अपन ऐसे रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये भरी हुई हो जरूरी नहीं है, यूज करेंगे तब खाली भी होगी। तो उसे बचाने के लिए इसमें अपन क्या करते हैं, 1% सांद्रता वाला एथेनॉल मिलाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए या उसका सुरक्षित भंडारण करने के लिए अपन ने क्या किया, कलर कांच की बोतल ली, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म
को उसे पूरा कंप्लीट भर लिया, उसमें थोड़ा सा 1% सांद्रता वाला एथेनॉल मिला लिया और उसे बंद करके प्रकाश की अनुपस्थिति वाले स्थान पे रख दिया। ये सब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का भंडारण हो जाएगा। अब यहां अपना प्रश्न बनता है कि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है या इसका क्या कार्य है। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप यहां बता सकते हो कि मिलाया गया एथेनॉल जो है क्लोरोफॉर्म में, बाय द वे अगर ये फास्जिन गैस बनती है, विषैली प्रकृति की है, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है और वो फास्जिन अगर फास्जिन में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एथेनॉल इस फास्जिन से क्रिया करके इसे कम विषैले पदार्थ डाईएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें बदल देगा इसे, डाईएथिल कार्बोनेट में। जैसे बच्चों ये हो गई अपने पास फास्जिन, ठीक है। अब अगर ये बनी है, क्लोरोफॉर्म को जो आपने भंडारित किया उसे सुरक्षित रखा है और उसमें बाय द वे फास्जिन बन गई है, तो उस फास्जिन से ये एथेनॉल क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। और बच्चों इसे डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक अविषैला पदार्थ है। तो ये हो गया एथेनॉल का कार्य। यानी ये दो टाइप से पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, या ये पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के भंडारण में एथेनॉल का क्या कार्य है। तो आप दोनों स्थिति में लिख दोगे कि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए उसमें एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनने वाली विषैली गैस फास्जिन से ये एथेनॉल क्रिया करके उसे कम विषैले पदार्थ डाईएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये मिलाया जाता है। तो ये बच्चों आपका ऑक्सीकरण कंप्लीट हुआ है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण इस प्रकार से होता है, और इसमें दो टाइप के नए क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अब अपन इसे नेक्स्ट रासायनिक गुण पर चलते हैं। अब ऑक्सीकरण हो गया तो अब अपचयन भी कर दो। तो सिंपली सी बात है कि अगर आप चयन करने वाले हो तो क्लोरोफॉर्म के रिनाइन को हटाओ। रिनाइन मतलब बच्चों क्लोराइड, यानी क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर दो तो अपचयन हो जाएगा। तो यहां देखिए थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म का अगर आप अपचयन कर रहे हो तो यहां दो तरीके से अपचयन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अपचयन में मोस्टली अपन ये तो जानते हैं कि अपने को हाइड्रोजन इसमें ऐड करनी है और इस क्लोरीन को निकालना है। तो यहां जो एक तो मैं जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन करता हूं और एक जिंक और H2O की उपस्थिति में मैं अपचयन करता हूं। तो जब मैं जिंक और HCl की उपस्थिति में अपचयन करता हूं उस कंडीशन में ये डाइक्लोरोमेथेन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, ये डाइक्लोरोमेथेन में। और यदि मैं इसका जिंक और जलवाष्प या H2O की उपस्थिति में अपचयन करता हूं उस समय ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अपचयन रिएक्शन आपको याद रखनी है कि अगर इसका अपचयन जिंक और HCl में करोगे तो डाइक्लोरोमेथेन, और अगर जिंक और H2O में करोगे तो मेथेन में इसका अपचयन होगा। मतलब ये बड़ा अपचयन हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। तीसरा अगर मैं इसके रासायनिक गुण की बात करूं तो अपन इसका जल अपघटन कर सकते हैं, यानी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अगर आप क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हो तो ये रिएक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं,
हेलो एल्केन में भी पढ़ी है, डाई हेलो एल्केन में भी पढ़ा है, तो ट्राई हेलो एल्केन में भी सेम ही है, Cl 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 H, क्लोरोफॉर्म हुआ। अब इसका जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अगर मैं इसका जल अपघटन कर रहा हूं तो अपन जानते हैं कि हेलोजन की जगह कौन आ जाता है, OH आ जाएगा, और ये -3 KCl हो जाएगा यहां से, यानी KCl अलग निकल जाएंगे और ये Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहां बच्चों मेरे पास क्या बना है, अब अपन जानते हैं कि एक कार्बन पे 3 OH नहीं रह सकते, 2 ही नहीं रह सकते, 3 कहां से रहेंगे, इन दोनों के बीच यहां से जल अणु बाहर निकल जाएगा। एक जल अणु बाहर हो जाएगा यहां से, ठीक है, और ये किस में चला जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। तो ये इसका जल अपघटन, तो आप इसमें लिख दोगे कि क्लोरोफॉर्म का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। तो 3 प्रॉपर्टी अपन पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन। नेक्स्ट गुण की अगर मैं बात करूं यहां, तो यहां बच्चों एक रिएक्शन अपन ले सकते हैं HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो HCl3 क्लोरोफॉर्म, HNO3, तो यहां से बच्चों मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूं इसको, ये जल अणु रिमूव हो जाएगा और अपने पास बन जाएगा CCl3NO2 प्लस H2O, क्लोरोपिक्रिन। इसको युद्ध गैस भी कहते हैं। तो अपन यहां लिख देंगे कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर क्लोरोपिक्रिन का या युद्ध गैस का निर्माण करता है। उसके बाद ये समीकरण डाल देंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी समीकरण में कौन सा बंध टूटेगा, कौन सा बनेगा, कहां रिएक्शन होगी, क्यों होगी, ये सब चीजें अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आप मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ऑफलाइन अपन है नहीं, वरना तो आमने सामने होते तो ये सारे डाउट्स अपन क्लियर कर लेते। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको अच्छे से तैयार करके अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछिए। तो मेरे ख्याल से आप अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और उसे अच्छे से उसका पालन करें, उसे निभाएंगे, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रह सकें। हर एक रिएक्शन में मैं अगर ये चीज़ें बताना शुरू करूँगा तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा, एक क्लास के अंदर 1 या 2 ही रिएक्शन हो पाएंगे। तो ये सारे डाउट्स आपके अगर हैं तो आप वो मेरे उससे कमेंट करके बताइए, मैं आप इनका निवारण करूँगा। और बाकी ऑफलाइन क्लासें अगर अपनी स्टार्ट होंगी तो उस समय ये प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इस पर अच्छे से थोड़ा तैयार करना, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के बाद अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो अपन ले सकते हैं एसीटोन के साथ क्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन में अपने पास आ गया एसीटोन के साथ क्रिया। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके साथ रिएक्शन हुई है क्लोरोफॉर्म की। तो यहां बच्चों कितनी रिएक्शन हो गई अपने पास, एक ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा अपचयन हो गया,
तीसरा जल अपघटन हो गया, चौथा नाइट्रिक अम्ल हो गया, पांचवा ये एसीटोन हो गया। ठीक है, पांचवी रिएक्शन चल रही है। टोटल अपने केमिकल प्रॉपर्टी अपन 10 पढ़ेंगे, तो ये पांचवा रासायनिक गुण अपन यहां पढ़ने वाले हैं। तो यहां देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये एसीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी इसके अंदर ये समूह जो है इसे कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। और इसकी टोटल रिएक्शनें अपन पढ़ेंगे 12वें चैप्टर में, एसीटोन और एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन और एल्डिहाइड की। और उनमें जो रिएक्शनें हैं उनको तैयार करने के लिए मैंने मात्र 3 लाइनें बनाई हैं, जिनके बेस से आप उन समीकरण को, उनके मतलब 2 टाइप के समीकरण आप अटेंड कर पाओगे। एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक और एक नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन रिएक्शन है। ये दोनों टाइप की रिएक्शनें और मात्र 3-4 लाइनें, उनके बेस से आप उनको अटेंड कर सकते हो। तो मैं एक बार हल्का सा आपको यहां बता देता हूं, बाकी अपन मोस्टली 12वां चैप्टर जब पढ़ेंगे उस समय मैं आपको ये वापस बताऊंगा इनके बारे में। और तब तक अगर अपनी ऑफलाइन क्लासें आ जाएंगी तो मैं आपको उनके रूल्स लिखवाऊंगा भी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या रूल बना रखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप जिसके साथ भी करवा रहे हो, उसमें से आप मेटल को अलग कीजिए, मेटल नहीं है तो H+ को अलग कीजिए, शेष यौगिक पर क्या बचेगा, माइनस। मेटल अपने पास सिर्फ एक रिएक्शन में आएगी 12वें चैप्टर में, बाकी सभी में अपने पास क्या मिलनी है, अपने को H ही मिलनी है। ठीक है, तो पहला काम आपको यह करना है कि कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया आप जिसके साथ भी करवा रहे हो उसमें से आप किसको हटा लो, इनको हटा दो। शेष यौगिक पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और अब इस माइनस वाले को आप कहां पे लेके आ जाओ, कार्बोनिल कार्बन पे लेके आ जाओ, और यहां से पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ कौन आ जाएगा, ये जो आपने हटाई है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। ये तो योगात्मक हो गया। विलोपन, इसके बाद ये जलाणु वहां से बाहर निकलता है, तो अपन वो वहां बात करेंगे। तो यहां देखिए रूल क्या था बड़ा, कि सामने वाले यौगिक से क्या हटाऊं, मेटल या H। तो यहां मेटल तो है नहीं, तो बच्चों क्या हट जाएगी, H हट जाएगी। शेष यौगिक पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ये माइनस वाला कहां पे आएगा, कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसे लेके आ जाओ कार्बोनिल कार्बन पे। फिर क्या करोगे, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया। फिर क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के साथ जिसको आपने हटाया है उसको जोड़ दो, यानी इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो क्या बचा अपने पास, CH3 क्या बना, मतलब सॉरी, तो यहां क्या बना बेटा, CCl3 और OH, क्लोरोटोन। ये इसका सिंपल ही नाम है, IUPAC नाम आप लिख सकते हो। 1 2 3 कार्बन हो गए, इस साइड से काउंटिंग आ जाएगी, 1 2 3, तो 1 नंबर पे 3 क्लोरीन लगे हुए, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। 2 पे मेथिल हो गया, 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 2 ओल। तो ये रिएक्शन आपके पास पांचवा इसका रासायनिक हो। तो इस लाइन को आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये 12वें चैप्टर की सारी रिएक्शनें, नाभिक स्नेही योगात्मक जितनी भी रिएक्शनें हैं वो सब करवाएगा आपसे, सिर्फ ये 2 बातें। ठीक है, तो ये आपका पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज की क्लोरोफॉर्म की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, पहले योगात्मक एक रिएक्शन है एल्कीन के साथ, इसकी वो ले लेता हूं, ठीक है ना। वो मैं क्यों ले रहा हूं उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। तो यहां मैं ले रहा हूं एल्कीन के साथ क्रिया, ठीक है, 6ठे नंबर पे। तो यहां देखिए बच्चों, एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का जो योग है
वो प्रति मार्कोनिकोफ नियम अनुसार होता है। तो इसमें आपके कोई डाउट नहीं होगा, प्रति मार्कोनिकोफ नियम आप जानते हो। तो जैसे यहां मैंने कोई बड़ी एल्कीन ले ली है, तो यहां से H प्लस और CCl3 माइनस। तो मार्कोनिकोफ नियम में H प्लस अपन कहां जोड़ते हैं? जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो प्रति मार्कोनिकोफ नियम में अपन क्या करेंगे? H कहां जोड़ेंगे? जहां कम हाइड्रोजन हो। तो सिंपली बात है, ये H कहां जुड़ जाएगी? यहां जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये CCl3 यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बना अपने पास? CH3 CH2 CH2 CCl3 111 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन ही बना ना। तो अपन लिख देंगे कि क्लोरोफॉर्म एल्किन के साथ प्रति मार्कोनिकोफ नियम अनुसार योगात्मक रिएक्शन प्रदर्शित करती है, और उसके बाद आप प्रति मार्कोनिकोफ नियम लगा के इसकी योगात्मक रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे। हाँ, मैं वो कह रहा था कि बीच में ये रिएक्शन क्यों डाल रहा हूं, तो उसके पीछे देखिए इसके अंदर की जो रिएक्शन है ना, कुछ रिएक्शन है यहाँ थोड़ी बड़ी रिएक्शन है जिनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले मैं शॉर्ट रिएक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7 नंबर पे अपन यहाँ ले लेते हैं, इसका क्लोरीनीकरण कर दो एक। तो क्लोरीनीकरण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले काफी बार पढ़ चुके हो आप। यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाते हैं, तो ये क्लोरीन अंदर आ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, यानी ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ थ्योरी में आप क्या लिखोगे कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से करवाने पर या क्लोरीनीकरण करने पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी रिएक्शन है जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इनमें कुछ रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब अपने पास जो रिएक्शन बचती हैं, एक बचती है हाफमान कार्बिल-एमीन रिएक्शन, और उसकी सिलेबस में मैकेनिज्म भी दी हुई है, तो वो भी आपको बतानी। दूसरा एक रिएक्शन दी हुई है अपने को राइमर-टिमान अभिक्रिया, जिसकी मैकेनिज्म तो दी हुई नहीं है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म हाफमान कार्बिल-एमीन जो रिएक्शन है उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलती जुलती उसकी मैकेनिज्म है, तो इसलिए वो दोनों रिएक्शन अपनी एक साथ खत्म हो जाएंगी। तो अब अपने पास तो देखिए बच्चों, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि यहां तक की जो रिएक्शन आपने की है वो बिल्कुल सिंपल सी है। कैसे कि एक तो आपने किया है ऑक्सीकरण, जिससे नाम से पता चल जाना आपको कि ऑक्सीजन डालना है, हाइड्रोजन बाहर निकालना है। दूसरी रिएक्शन आपने की है यहां अपचयन, जिसमें सिंपल सा है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तीसरी रिएक्शन आपने की है इसका जल अपघटन, क्योंकि टॉपिक आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर HNO3 से क्रिया की है। एक रिएक्शन आपने कर ली यहाँ, ये प्रति मार्कोनिकोफ नियम यानी एल्किन पर योग कर लिया है। एक रिएक्शन और करवा दूंगा आपको, छोटी सी है वो भी। 6ठे नंबर पे आपने एक रिएक्शन कर ली है, जैसे यहाँ मार्को ये हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया एक। और कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। यानी ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, जल अपघटन हो गया, HNO3 से हो गया, एल्किन पर योग हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया। एक रिएक्शन मैं आपको और बताने वाला हूं, वो जैसे एक इसमें वो था ना अपचयन, अपचयन तो हो गया, चलो उससे भी एक करवा देता हूं मैं, सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। सिल्वर चूर्ण या सिल्वर रजत पाउडर के साथ अभिक्रिया। तो सिल्वर चूर्ण के साथ जब अपन क्रिया करवा रहे हैं तो उसमें बच्चों अपने को क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म लेके
और यहां से ये 6 क्लोरीन जो है 6 सिल्वर के साथ आप बाहर निकाल दो, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। क्लियर। और ये हो गए आपके 7 नंबर, और एक वो 8 नंबर क्लोरिक वो एसीटोन वाली कर चुके हो आप। 2 रिएक्शन आपकी यहां बची हैं जो कि दोनों सेम है, उनकी मैकेनिज्म आपको पहले करवाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो रिएक्शन अपन कल या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप तैयार करना। हर एक रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन किन परिस्थितियों में हुई है, या वहाँ कौन कौन सी बॉन्डिंग हुई है, कौन से बॉन्ड टूटे हैं और ऐसा क्यों हुआ है। हर एक चीज़ का कारण है, रीजन है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको रीजन नहीं पता है तो वो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों।